Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we are back with a new nursing care plan, which is on the topic multiple sclerosis, and also it is also known as demyelination. So, पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है. तो सिंपली मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें क्या होता है डिसेमिनेटेड या फैला हुआ स्कैटर्ड मतलब डीमाइलिनेशन हो जाता है नर्व फाइबर्स का. ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर्स का जो डिसेमिनेटेड डीमाइलिनेशन हो जाता है, डिसेमिनेटिंग डीमाइलिनेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मतलब अलग अलग साइट पे, अलग अलग जगह पे, मल्टीपल साइट्स पे डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है. तो इसमें जो है हम क्या क्या केयर देंगे पेशेंट को एज अ नर्स. सो वी विल सी नाउ. सबसे पहले हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट का बेसलाइन डेटा क्या है. फिर उसके बाद उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करेंगे. आफ्टर दैट विल मूव टू हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है. फिर उसके बाद हम उसका फैमिली ट्री यानी पेडिग्री चार्टिंग वो करेंगे. फिर उसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. जैसे यहाँ पे पेशेंट को पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था, फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को क्या है, अभी पेशेंट एडमिट हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से. इसके बाद उसकी चीफ कंप्लेंट्स पे आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट को ब्लड विजन दिख रहा है, मतलब ब्लड विजन हो गया है, मसल वीकनेस हो गया है, हैवीनेस इन आर्म्स, देन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है, बैक पेन हो गया है. इसके बाद बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है सही से. इसके बाद स्लर्ड स्पीच है. तो ये सब हमने कंप्लेंट्स जो है, जो चीफ कंप्लेंट्स थी वो पेशेंट में देखी गई, और ये सब आपको लिखनी है. उसके साथ आपको ये भी लिखना है कि कितने टाइम से ये सब हो रहा है. फिर इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे. फिर हम सबसे पहले चेक करेंगे जनरल अपीयरेंस, जिसमें हम नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ और एक्टिविटी चेक करेंगे. इसके बाद मेंटल स्टेटस में हम लोग कॉन्शियसनेस और लुक चेक करेंगे. पोस्चर में बॉडी का सर मूवमेंट्स. इसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन में, इसमें कलर, स्किन कलर चेक करेंगे. इसमें फ्लशिंग दिखाया हुआ है, टेक्सचर ड्राई है, टेम्परेचर वार्म है और लीजन्स एब्सेंट है. हेड एंड फेस में हम स्काल्प में देखेंगे, भाई स्काल्प अगर क्लीन है तो क्लीन लिखेंगे, नहीं और नहीं है क्लीन तो फिर इफ़ देयर इज़ डैंड्रफ तो आप डैंड्रफ लिख सकते हो. फेस चेक करेंगे, देन आइज चेक करेंगे. आइज में आई ब्राउज, आई लैशेज, आई लिड्स, आई बॉल्स. आई बॉल्स में देखो हमने लिखा हुआ है निस्टैग्मस. निस्टैग्मस मीन्स जो आई बॉल होती है उसका मूवमेंट मतलब वॉलेंट्रली मूवमेंट नहीं हो रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है. और निस्टैग्मस को कॉमन टर्म्स में डांसिंग आई भी बोलते हैं, मतलब अपने आप मूवमेंट होता रहता है उसका, डांसिंग आई. ठीक है. कंजक्टिवा में रेडनेस दिखा रखा है. स्क्लेरा जो है वो जॉन्डिस्ड है. इसके बाद प्यूपिल्स रिएक्टिव टू लाइट, लेंस ट्रांसपेरेंट है, और विजन जो है वो यहाँ पे ब्लर्ड आएगा. यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, यहाँ पे ब्लर्ड विजन आएगा. ठीक है. इसके बाद आते हैं ईयर पे. एक्सटर्नल ईयर और हियरिंग चेक करेंगे. अब इसके बाद आ जाते हैं नोज़ पे. नोज़ में हम एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रल्स चेक करेंगे, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है वो देखेंगे. इसके बाद आ जाते हैं माउथ एंड फैरिंग्स पे. तो उसमें आएगा लिप्स में. लिप्स में देखो पैरालाइज लिप्स हैं तो आप वैसे लिख सकते हो. ओडर ऑफ माउथ अगर फाउल स्मेलिंग है या फिर क्लीन है तो आप लिख सकते हो. ठीक है. और थ्रोट में भी अगर कोई चेंज हुआ है, टंग में कुछ चेंज हुआ है, टंग की एट्रोफी हो गई. एट्रोफी मीन्स होता है कि जो मसल का साइज़ है वो कम हो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो उसे आप लिख सकते हो. और हियरिंग में जैसे ईयर में हम हियरिंग चेक करते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, वो ऐसे चेक करते हैं हम लोग, हियरिंग को ट्यूनिंग फॉक टेस्ट से चेक कर सकते हैं. और भी अब तो एडवांस्ड टेस्ट है हमारे पास, पर कॉमनली आप ट्यूनिंग फॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो फॉर चेकिंग द हियरिंग. इसके बाद आ जाते हैं नेक पे. अब नेक में लिम्फ नोड्स चेक करेंगे, थायराइड ग्लैंड चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे. भाई रेंज ऑफ मोशन कैसा है, जिसमें यहाँ पे देखो रिड्यूस्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दोनों रिड्यूस हो चुका है. चेस्ट में थोराक्स चेक करेंगे. ब्रेथ साउंड्स एंड हार्ट. अब ब्रेथ साउंड में हमने रोंकाई लिखा हुआ है. रोंकाई क्या है, लो पिच्ड साउंड्स जब क्रिएट होते हैं तो उसे रोंकाई बोला जाता है. ठीक. अब आ जाते हैं एब्डोमेन पे. एब्डोमेन में हम ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन वही सब करेंगे. ठीक है. अब पाल्पेशन में आपको फ्लैक्सिडिटी देखने को मिलेगी, फ्लैसिडिटी. ठीक है. देन एक्सट्रीमिटीज़ में कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन एब्सेंट रहेगा.
और बैक नॉर्मल है। जेनिटल एरिया में जेनिटल एरिया को मेल होगा तो मेल के हिसाब से, फीमेल होगी तो फीमेल के हिसाब से आपको जेनिटल और रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपको वाइटल साइंस चेक करने हैं, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन और O2 सेचुरेशन। ठीक है, जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड है, ठीक, और O2 सेचुरेशन स्लाइटली डिक्रीज्ड है, और आपका जो रेस्पिरेशन है वो भी स्लाइटली डिक्रीज्ड है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या चेक करवाएंगे? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पेशेंट का उसका लेवल क्या है, ग्राम पर डेसीलीटर इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना यही लिखनी है। फिर उसके बाद आरबीसी में, आरबीसी में जो यूनिट होती है वो होती है मिलियन सेल्स पर कम, ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर, कम मतलब होता है क्यूबिक मिलीमीटर, मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो आपको वही लिखना है। फिर प्लेटलेट्स में सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर, फिर डब्ल्यूबीसी में सेल्स पर माइक्रोलीटर, फिर न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स हम लोग परसेंटेज में भी लिखते हैं। फिर सीएसएफ जो है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसमें हम प्रोटीन का लेवल चेक कर सकते हैं, और माइलिन बेसिक प्रोटीन जो है वो उसका भी लेवल आप चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक, अब इसमें अदर टेस्ट क्या है कि आप सीएसएफ स्टडी करवाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लंबार पंक्चर करके सीएसएफ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया कि सीएसएफ स्टडीज शोज द प्रेजेंस ऑफ सीएसएफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज सच एज माइलिन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड एक्वापोरिन 4, तो ये सब दिखाया गया है सीएसएफ स्टडी में। फिर एमआरआई शो कर रही है हाइपर इंटेंस ब्राइट एरियाज T2 वेटेड इमेजेस, जिससे इंडिकेट हो रहा है कि भाई डीमाइलिनेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, एक्सोनल डैमेज हो चुका है। तो इन सब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आप लिख सकते हो कि डायग्नोसिस जो है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशन पे। अब मेडिकेशन में आप इंटरफेरॉन बीटा 1A दे सकते हो। इंटरफेरॉन बीटा 1A का डोज क्या है, 20 mg, और IM रूट है, BDA आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, इंटरफेरॉन बीटा 1A क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसका एक्शन क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन का। फिर उसके बाद ग्लाटीरामाइड एसीटेट दे सकते हो, नाटालिजुमाब देंगे हम, नाटालिजुमाब इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर उसके बाद मोनो इथाइल फ्यूमरेट विच इज़ यूज टू रिड्यूस रिलैप्सेस, रिलैप्स ना है बार बार, ठीक, रिलैप्स ना हो। और फिंगोलीमोड ये भी क्या है, रिलैप्स को रिड्यूस करने के लिए ही दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे। नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला है कि रिस्क फॉर फॉल्स रिलेटेड टू मसल वीकनेस एज एविडेंस्ड बाय डिफिकल्टी विद एम्बुलेशन, impaired urinary elimination pattern related to bladder dysfunction as evidenced by urine output and acute pain, ठीक, impaired physical mobility related to weakness, flaccidity as evidenced by abnormal gait, risk for infection related to immunosuppression from the disease as evidenced by fever, एनजाइटी रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी एज एविडेंस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट। अभी सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा है रिस्क फॉर फॉल्स रिलेटेड टू वीकनेस एज एविडेंस्ड बाय डिफिकल्टी विद एम्बुलेशन। ठीक है, एम्बुलेशन मतलब वो मूवमेंट करने में डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, देखो भाई असेस करेंगे उसका मसल वीकनेस और कहाँ पे है, मेनली कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद इनकरेज करेंगे पेशेंट को परफॉर्म एक्सरसाइजेज रेगुलरली, ताकि मसल स्ट्रेंथन हो सके। रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करेगा तो मसल स्ट्रेंथन हो सकती है। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसे असिस्टिव डिवाइसेस हम रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि केन हो गया या वॉकर हो गया। फिर ट्रिपिंग हेजार्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट गिरे ना, उसके रास्ते में या फिर उसके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें से वो फंस के गिर जाए। ठीक, इंस्टॉल हैंड बार्स एंड रेल्स इन द एरियाज लाइक बाथरूम एंड स्टेयर्स। अब बाथरूम और स्टेयर्स में हैंड बार्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि जब भी पेशेंट उठे या बैठे वो पकड़ के उठे या बैठे, ठीक है, ताकि गिरने के चांसेस कम हो जाएं। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एंड वॉच फॉर साइड इफ़ेक्ट्स एज सच एज सेडेशन, ये सब आपको चेक करना है और फैमिली को एजुकेट करना है, ताकि प्रिवेंशन हो सके फॉल वगैरह का। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न। इसमें क्या आप प्लानिंग करोगे भाई, इनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को भाई बोलना है कि भाई पानी या फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट लेना है, मतलब आप जूस और पानी जो भी आप पी रहे हो वो सब क्या है, एडिक्वेट होना चाहिए। फिर स्किन कंडीशन को असेस करना है आपको। ब्लैडर जो स्कैन करना है ब्लैडर को फॉर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब आप क्या है कि वॉइड करने से, वॉइड करने के बाद जो बचा हुआ है ब्लैडर में, कितना यूरिन बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग स्कैन कर सकते हैं। मींस ढंग से यूरिन पास आउट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसके बाद मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट फॉर द पेशेंट। इसके बाद आ जाते हैं प्रोवाइड
अडल्ट डाइपर्स, अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, इनवॉलंटरली यूरिन पास आउट हो जा रहा है, तो आप डाइपर्स प्रोवाइड कर सकते हो, मैकिन्टॉश दे सकते हो ताकि बेडशीट वेट ना हो। आज द पेशेंट फॉर अवॉइडिंग कैफीन एंड अल्कोहल, अल्कोहल और कैफीन को अवॉइड करने के लिए बोलना है, और पेशेंट मेडिकेशन टाइम पे ले, आप टाइम पे दें उन्हें, ये ध्यान में रखना है। और पेशेंट मेनली फ्लूइड डाइट पे रहेगा, तो आपको फ्लूइड डाइट पे रखना है पेशेंट को, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं असेस द साइट ऑफ वीकनेस ऑफ और पेन। अब इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी है, अब इसमें फ्लैक्सिडिटी हो रही है, तो आप क्या करोगे, थेरेपिस्ट से कोलैबोरेट करोगे ताकि पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम बन जाए। इम्प्लीमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द पेशेंट, प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेज, अगर असिस्टिव डिवाइस देने हैं, अगर पेशेंट को चलने उठने में, इधर उधर एम्बुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो। प्रोवाइड बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करवानी है। अलाउ पेशेंट टू रेस्ट बिटवीन एक्सरसाइजेज, पेशेंट को एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट करने के लिए बोलना है। एंड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट टू द पेशेंट, ठीक। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन आप दोगे पेशेंट को, जिसमें उसकी डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकेशन और फॉलोअप, इन्हीं पे बेस्ड उसकी हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे डाइट में उसे ओमेगा 3 रिच फूड देना है, और वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, साथ में ओमेगा 3 रिच फूड होने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट सारे के सारे कवर होने चाहिए उसमें। एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को, और रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। तो यही हम केयर देंगे पेशेंट को जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से सफ़र कर रहा है। ऐसे पेशेंट को आप ये सब केयर दे सकते हो। ओके, दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव इट इन कमेंट सेक्शन।